क्लास 12 फंडामेंटल्स। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डिफिनीशन दी गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। हम अगर डिफिनीशन को तोड़ते हैं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप बनने के लिए दो या दो से अधिक पर्सन बंदे का होना जरूरी है। वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए आपस में राजी हो। किसका? एक बिजनेस का। जो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सब मिलके चला या उसमें से कुछ या कोई उस बिजनेस को चलाता है। जो पार्टनरशिप में इंटर करता है, जो लोग पार्टनरशिप में आते हैं, उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। जिस नाम से बिजनेस करा जाता है उसको फर्म का नाम बोलते हैं और पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक फर्म बोलते हैं। अब हम लोग नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप लीगली पार्टनर से सेपरेट नहीं होता है, यानी कि अगर फर्म का कोई लायबिलिटीज पेमेंट नहीं कर पाती है तो पार्टनर का जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए लायबल हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि उसमें से उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देखो किसी का अगर फीचर निकालना होता है तो हमें उसके डिफिनीशन को तोड़ना होता है। उसके डिफिनीशन में से जनरली फीचर निकलता है। सबसे पहला फीचर होगा टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम दो बंदे का होना आवश्यक है और दो या दो से अधिक बंदे मिलकर ही पार्टनरशिप कर सकता है। कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कौन पार्टनर बन सकता है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। उसमें पहला है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई बंदा अगर पागल है तो पार्टनर नहीं बन सकता है। पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कोई बंदा लॉ के द्वारा पार्टनरशिप करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 बंदे और मैक्सिमम 50 बंदा, 50 बंदे हो सकते हैं। अब बात उठती है एक माइनर की। माइनर मीन्स 18 साल से कम। माइनर भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा। वो लॉस बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा। लेकिन वो तब पार्टनर बनेगा जब रेस्ट मतलब एक्सेप्ट टू माइनर पार्टनर, अगर सभी पार्टनर एग्री हो कि वो ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर बन सकता है। अब एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के अंदर कोई एग्रीमेंट होना आवश्यक है। एग्रीमेंट या तो ओरल होगा या रिटेन होगा। रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट ओरल होता है। अब पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के बीच कोई बिजनेस का होना जरूरी है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर वही होगा जो मिलकर बिजनेस करेगा और वो भी लीगल बिजनेस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर बनता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना आवश्यक है। बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई पार्टनर हो नहीं सकता, फिर तो एम्प्लॉयड के रिलेशन हो जाएगा। और बिजनेस या तो सब मिलके करे या सब में से कोई बंदा या कुछ एक बंदा बिजनेस को चलाए। यानी कि अगर फीचर की बात करते हैं तो 2 और मोर पर्सन, उसके बाद एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बिजनेस कैन कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारा अगला टॉपिक है राइट ऑफ पार्टनर्स। हर एक पार्टनर को राइट होता है। एवरी पार्टनर है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। हर एक पार्टनर का राइट है कि उसको बिजनेस के इवेंट के बारे में कंसल्ट किया जाए। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स।
Every partner has right to inspect the books of account and copy the same. हर एक कॉपी पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, और अगर उसको जरूरत लगता है तो वो कॉपी ऑफ इट यानी उसका कॉपी ले सकता है। अगर पार्टनर फर्म को एडवांस देता है यानी लोन देता है, तो अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स है, एग्रीड है, तो उसको एग्रीड रेशियो में, एग्रीड रेट से उसमें आपको उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट का रेट एग्रीड नहीं है तो उसको अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगला है पार्टनर हैज टू राइट टू टेक डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो बिजनेस के लिए कोई डिसीजन ले सकता है। अगला, हर एक पार्टनर्स को राइट है कि वो नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। अगर एक भी पार्टनर, चाहे उसके पास 1% ही शेयर क्यों न हो, अगर वो एग्री नहीं करेगा तो नया पार्टनर नहीं आ सकता। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करे, और आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, एक नोटिस देने के बाद उसका कुछ टाइम फिक्स होता है। पार्टनर हैज राइट टू रिटायर द फर्म, वो फर्म से रिटायर कर सकता है, यानी कि आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर द फर्म। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड का। मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो रिटेन एग्रीमेंट है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसका मेन क्लॉज, जो पार्टनरशिप डीड में जो मेन चीज लिखी जाती है, सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी होती है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नेम, प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस एचओ कहाँ है, नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह के बिजनेस करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब शुरू हुई, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कितना कितना कैपिटल कौन पार्टनर लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एग्रीड रेशियो क्या है, रेम्युनरेशंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो किस पार्टनर को कितना दिया जाएगा, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर फॉर्म में किसी की एडमिशन होती है, रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, या फॉर्म का एमलगेमेशन होता है, या फॉर्म की सेल होती है, यानी कि चलते हुए फॉर्म, रनिंग बिजनेस, फॉर्म की सेल होती है, तो उसमें गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि अगर कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, इस केस में हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे या लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट कैसे करेंगे, एट द टाइम ऑफ द डेथ और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर, बुक्स ऑफ अकाउंट की सेटलमेंट कैसे होगी, अकाउंटिंग पीरियड कैसा होगा, यानी कि फिनेंशियल होगा या कैलेंडर ईयर होगा, जनरली फिनेंशियल ईयर होती है। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर के लिए है या स्पेसिफिक टाइम के लिए है या फॉर एवर है, बैंक ऑपरेशन, चेक पे कौन साइन करेगा, इसके डेथ ऑफ, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसमें फॉर्म कंटिन्यू रहेगी या फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखो अगर बहुत सारे 50 बंदे एक साथ काम करेंगे तो लड़ाई अभी तो ही जाएगी, तो सेटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, अगर उसमें डिस्प्यूट होती है तो हम उसको कैसे सेटल करेंगे, ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मिलती है, यानी पार्टनरशिप डीड के ये सारे कंटेंट्स कम से कम होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड है तो आपके पास आपको आपस में डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्प्यूट होगा भी तो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर इसका सेटलमेंट हो जाएगा, वो लिखा हुआ होता है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज लिखा होता है जिसके कारण आपस में टकरार नहीं होगी,
अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स के कंडीशन में आप सेटलमेंट को उसका बेस बना सकते हैं, उसके बेसिस पर सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड होना अच्छा है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बना के ही पार्टनरशिप करो, लेकिन होना अच्छा है। अगर पार्टनरशिप डीड होएगी तो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल लागू हो जाता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वल हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ये फिक्स रूल है, ये होगा ही होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कितना 6%। रेम्युनरेशन पार्टनर यानी सैलरी, रेम्युनरेशन का मतलब हो गया सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर ये भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी पार्टनर फॉर्म में अलाउ नहीं कर सकता है जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सबसे पहला पॉइंट होगा पीएसआर जो कि इक्वल होगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज वो भी नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। रेम्युनरेशन नहीं की जाएगी और किसी पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक या तो पार्टनरशिप डीड में कोई कंडीशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, तो सारे पार्टनर जब तक एग्री ना हो तब तक हम किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर पाएंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या सब होता है। मान लो एक सेकंड के लिए एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर बिजनेस कर रहा है। अब ए ने ज्यादा कैपिटल लगाया, ए इन्वेस्ट मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड आस्क्ड टू इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बट बी एंड सी नॉट एग्री विद हिम। ए ज्यादा पैसा लगाया तो बोलता है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हम 10% लेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट है। दूसरा है अगर बी ने ज्यादा टाइम, मैंने बोला था कि पार्टनरशिप या तो सब मिलके करता है या सब में से कुछ बंदे या एक बंदा पार्टनरशिप को चलाता है, तो उस कंडीशन में अगर किसी ने ज्यादा टाइम डिवोट किया तो अपनी सैलरी डिमांड करेगा, हमें 10,000 20,000 सैलरी दो, लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो सैलरी अलाउ नहीं करता है। अगला, अगर सी ने मान लो पार्टनरशिप को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपये, वो बोलेगा हम 12% इंटरेस्ट लेंगे। नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड है और एग्रीड है देन इट्स ओके, वो 12% ले ले। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी को ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिमांड करता है, जैसे ए ने ज्यादा पैसा लगाया था तो ए बोलेगा कि हमें ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो, तो वो नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आप कितने भी पैसे लगाओ, प्रॉफिट से कितना भी टाइम डिवोट करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। अब मान लो सी चाहता है कि मेरा बेटा भी पार्टनर बन जाए, नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होगा तब तक कोई पार्टनर नया पार्टनर नहीं हो सकता फॉर्म में। अब हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। वो एक्सपेंसिव जो देना ही देना है, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है उसको हम चार्ज बोलते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी कि वो चार्ज होना ही होना है, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बेसिकली पीएनएल का आइटम होता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये सब चार्ज हो गया। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, यानी प्रॉफिट होगा तब ये एप्रोप्रिएशन होगा अथवा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, यानी एप्रोप्रिएशन होने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। अब हम इसके दोनों का डिफरेंस करते हैं तो देखो, ये रेवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चे आते हैं वो चार्ज है,
प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होने के बाद जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एप्रोप्रिएशन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम इसको दिखाते हैं कि कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, तो चार्ज P&L में दिखाई जाती है, एप्रोप्रिएशन P&L में एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाती है। हमेशा चार्ज प्रॉफिट से पहले होता है, यानी बिफोर प्रॉफिट चार्ज, यानी चार्ज सब डिडक्ट करने के बाद हम प्रॉफिट असरटेन करते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का है, इसलिए प्रॉफिट निकलने के बाद सारे पार्टनर्स में जो हम बांटते हैं उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे चार्ज का एग्जाम्पल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये सब चार्ज है, ये P&L का आइटम, ये एप्रोप्रिएशन में आप नहीं दिखा सकते। लेकिन सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, ये सब एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये PL एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर की बात करेंगे। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, या तो एग्रीड रेशियो में मिले, या फिर अगर रेशियो नहीं है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% मिले। लेकिन अगर पार्टनरशिप ने पार्टनर्स को लोन दिया है और कोई रेशियो अलाउ नहीं है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना होगा, यानी कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। ये इंटरेस्ट तभी ले सकते हैं जब आप फॉर्म में लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्री पढ़ते हैं, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है, आपको मतलब फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसमें एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब क्या होगा कि साल के अंत में हम इसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। मान लो साल के अंत में अगर P&L में ट्रांसफर करेंगे, यानी क्लोज करने के लिए हम करेंगे P&L अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यानी कि हम इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम अगर इसके एक एग्जांपल की बातें करते हैं, मान लो ABC 3 पार्टनर है और इक्वली प्रॉफिट शेयर करता है। इसमें A और C फर्म को लोन दिया हुआ है 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1,50,000 एट एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9%। अगर एक हमने एग्जांपल सेट किया है बस, तो हमारे पार्टनर कितना है, हमारे ना पार्टनर्स हैं ABC, 3 पार्टनर है ABC, हमारा 3 पार्टनर है और उसमें A और C लोन दिया हुआ है। A ने कितना लोन दिया, लोन A ने लोन दे दिया 1 लाख और C ने लोन दे दिया, मान लो सॉरी A ने लोन दिया, हमने A बोला तो A ने दिया, और C ने लोन दे दिया 1,50,000। अब हमें मान लो 9% इंटरेस्ट देना है। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो शुरू से लोन दे, तब तो हम टाइम फैक्टर नहीं लेंगे, सीधे 9/100। हम इसमें मान लेते हैं कि उन्होंने अक्टूबर में लोन दे दिया, हमें टाइम फैक्टर भी साथ में पढ़ा लेंगे। तो अगर मान लो लोन दिया अक्टूबर में, सपोज दैट ये लोन दिया अक्टूबर 1 को, अब हम इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का। कितने का, 6 महीने का। तो ऐसे निकालेंगे 1 लाख मल्टीपल बाय 9% मल्टीपल बाय 6/12 तो 4,500, ये A का इंटरेस्ट का। C का 1,50,000 मल्टीपल बाय 9% और मल्टीपल बाय 6/12, यानी कि हो गया 6750। अब अगर आपको
इसको जर्नल करना हो, देखिए आप जर्नल कैसे पास करेंगे। मैं ऊपर का फॉर्मेलिटी नहीं करता, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास लोन के पैसे हैं, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, ए ने आपको कितना दिया 1 लाख और सी ने कितना दिया हुआ है 1,50,000 1,50,000, यानी आपने टोटल 2,50,000 आपके पास लोन का पैसा है। अब हमने इंटरेस्ट निकाल के रखा हुआ है, पहले क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बीज लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। अब ए का लोन कितना था 4,500 और बी का लोन था 6,750। हम दोनों को टोटल कर लेंगे, तो 6 4 10 11 यानी कि 1,1,250 ये हो गया 1,1,250। अब लास्ट में क्या करेंगे हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो मान लो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और 1,1,250 क्वेश्चन में बोल देता है लोन अकाउंट बनाओ कई बार, तो हम लोन की अकाउंट्स बनाएंगे। तो लोन के अकाउंट में लोन के अकाउंट जब बनाएंगे तो हम इकट्ठे लोन अकाउंट बना लेंगे, एक में ही दोनों का काम कर लेंगे। वैसे अलग अलग भी आप बना सकते हैं, ऐसी जोड़ी नहीं है कि आप इकट्ठे बनाओ, लेकिन एक साथ करने से आपका टाइम और एफर्ट्स का बचत होगा। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, यहां लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट डेबिट। मैंने ये पर्टिकुलर सब नहीं लिखा ACAC। तो पहले क्या था उन्होंने पैसा लाया था, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया, बाय बैंक अकाउंट। इसमें होगा 1 लाख और इसमें होगा 1,50,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो हमारा कितना कितना आया था 4,500 और 6,750। 4,500 और 6,750। अब हम इसको ऐसे बैलेंस कर दें, नीचे डबल लाइन होता है जो गया 1,04,500 और 1,56,750। अब इधर भी ऐसे जैसे हम लेजर की बैलेंस आपको सिखाए थे 1,04,500 1,56,750। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि माइनस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो 1,04,500 और 1,56,750। यहाँ हमने ऐसे लोन अकाउंट बनाना है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो A और B दो पार्टनर हैं, A और B दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। A का कैपिटल है 2 लाख, कैपिटल A ने लगा दिया 2 लाख और B का कैपिटल है 1 लाख। ये हो गया दोनों का कैपिटल। अब हम बात करेंगे लोन की। एक लोन का अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो A ने फर्म को 4 लाख लोन दिया हुआ है और B ने फर्म को 2 लाख लोन दिया हुआ है। A ने 4 लाख लोन दिया है और B ने फर्म को 2 लाख रुपए लोन दिया हुआ है। अब बोलता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है। मान लो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अब कुछ केस में मान लो कि अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यू अर्न 25,000, अगर आप 25,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, एक केस में मान लेते हैं कि हम 15,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, एक केस में मानते हैं कि हमें लॉस हो जाता है, उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करके अलग से रख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 4 लाख इंटू, और लोन इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट नहीं दिया होता है, तो हम 6% ले लेते हैं। इसमें भी मान लो हम टाइम का कर लेते हैं, 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन दिया था, ऐसा हम मान लेते हैं, इसलिए 1 अक्टूबर मानते हैं, वरना सीधे हम 24,000 लिख देंगे। लेकिन हमें टाइम भी लेना है, टाइम भी दिखाना है। अगर आपके क्वेश्चन में टाइम नहीं होगा कि कब लोन लिया या बिगिनिंग में लोन लिया, तो आप पूरे साल का ले लेंगे। अगर 9 महीने पहले 3 महीने बाद लोन लिया तो 9 महीने का ले लेंगे। हम मैं कैलकुलेशन इजी हो इसलिए अक्टूबर लेता हूँ 6 महीने का। तो हमने ये लिया मल्टीपल बाय 6/12, 6 2 12 और 3, यानी ये हो गया 12, ये हो गया A का। अब B का निकालते हैं, 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, ये हो गया 6,000, यानी कि टोटल आपका इंटरेस्ट बन रहा है 18,000। अब हम लोग केस फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट केस हमने क्या माना था कि मान लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपने 25,000 कमाया, तो देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपने कमाया 25,000, इसमें से 18,000 तो चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट कितना बचे जाएगा? आपके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचेगा 25,000 माइनस 8,000, 8 7 15, यानी 7,000। यानी केस ए में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा 7,000। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मैंने बोला था कि अगर प्रॉफिट हो गया 15,000, तो सब कुछ यही रहने देते हैं, प्रॉफिट को लिख देते हैं 15,000। अब इस केस में देखिए प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है, यानी कि यू सफर लॉस, 3,000 आपको लॉस हो गया। अब तीसरे केस में मान लो लॉस है, और लॉस अगर 25,000 रुपये का आपने लॉस कमाया, तो 25,000 आपने लॉस हो गया, और प्रॉफिट के बदले हम यहाँ पे लॉस कर देंगे, केस 3 में लॉस कर देंगे, यानी कि 0,003 43,000 का आपको लॉस हुआ, यानी 43,000 का आपने लॉस कर दिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर की बात करेंगे। जब फर्म पार्टनर को लोन देता है, तो अगर पार्टनर और फर्म के बीच में कोई एग्रीड रेट है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो आपके लिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, इसीलिए उसकी नेचर क्रेडिट हो जाएगी। तो हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, जैसा सिचुएशन हो। आपको अगर फिक्स मेथड से है तो आप करंट लिखेंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से है कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब अगर इसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखोगे तो, या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि ये आपकी इनकम है, इसीलिए ये पीएनएल के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। अब हम रेंट पेड और पेएबल की बात करते हैं। यानी अगर पार्टनर्स का कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं और उस पर कोई रेंट एक्रूड होता है, तो या दो सिचुएशन हो सकता है, या तो आपने रेंट की पेमेंट कर दी या रेंट पेएबल है। अगर रेंट पेड हो गया है तो हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम वही गोल्डन रूल लगा रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। अगर रेंट पेएबल है, यानी कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम करेंगे
रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, और या फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये हो गया। अब हम इसको बाद में पीएल में ट्रांसफर करेंगे। हम एंट्री करेंगे, ये हमारे एक्सपेंस साइड डेबिट साइड में जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल सेट करते हैं, एक एग्जांपल और बनाते हैं। मान लो ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए और बी दो पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए बी दो पार्टनर है, 1:1 में प्रॉफिट शेयर करता है। बी अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है जिस पर रेंट बनता है 1 अप्रैल को, मंथली रेंट 5,000 रुपये बनता है। आपने फरवरी तक का रेंट पे कर दी, सपोज फरवरी तक का रेंट आपने पे कर दी। हमें दोनों केस एक में, पेड और पेएबल दोनों एक में ही पढ़नी है। तो आपने फरवरी तक, तो देखो 12 महीने होते हैं, तो आपने अगर फरवरी तक का रेंट पे कर दी, इसका मतलब मार्च का रेंट पेएबल हो गया, मार्च का रेंट पेएबल हो गया, और 5,000 रुपये पर मंथ है। तो आप इसकी एंट्री देखिए, हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हमने 11 मार्च का रेंट पेएबल है, इसका मतलब हमने 11 मंथ की रेंट दे दी, और 5,000 पर मंथ रेंट है, तो 5,000 इंटू 11 यानी कि 55,000 आपका रेंट चला गया। लेकिन उसका तो 1 महीने का रेंट बचा हुआ है ना, तो वो पेएबल है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। लेकिन ये टोटल के टोटल रेंट एक्सपेंस में जाएगा। हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और ये तो 5,000 था ना, हाँ जी 1 महीने का था, तो ये टोटल बनेगा 60,000। अब एक और बातें कर लेते हैं, मैनेजर कमीशन। देखो मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी पीएनएल में जाता है। इसकी एंट्री बनती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, या तो आप मैनेजर कमीशन लिख देना, या कमीशन मैनेजर्स कमीशन पेएबल, अभी तक दिया है। तो हम करेंगे मैनेजर कमीशन अकाउंट। अब कमीशन निकालने का 2 मेथड, एक होता है आफ्टर चार्जिंग और एक होता है बिफोर चार्जिंग। थोड़ा इसकी कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो अगर ये आफ्टर चार्जिंग है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100, अगर ये प्रॉफिट के बेसिस पे। और अगर ये बिफोर चार्जिंग है या कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका होता है प्रॉफिट इंटू आर बाय 100 प्लस आर डिनोट रेट ऑफ कमीशन। और कई बार सेल्स में कमीशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं। अब हम यह आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर उस पर वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।